नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया मोना चौधरी और देवराज चौहान का एटमी धमाका जालिम पार्ट 2। देवराज चौहान और बांकीलाल राठौड़ 3 घंटे बाद वापस लौटे। देवराज चौहान ने कार रोकी। उसका चेहरा सुलग रहा था, दांत भिजे हुए थे। छोरे ने कोई कमाल न दिखाया होवे। बांकीलाल राठौड़ का इशारा रुस्तम राव की तरफ था। दोनों बाहर निकले। बांकीलाल राठौड़ ने 2 बड़े लिफाफे थाम रखे थे। चले भीतर को। बांकीलाल राठौड़ ने देवराज चौहान के गुस्से से तपते चेहरे को देखा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। बांके, हुकुम। किसी तरह मोना चौधरी को कालूराम के सामने करना है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। मोना चौधरी को सिर्फ इतना कहना है कि अमित कालूराम के कब्जे में है। कालूराम खुद ही इस बात को स्वीकार करता है। मोना चौधरी को तलाश करना पड़े, मालूम करना होवे कि वह कहाँ रहे। जल्दी मालूम करो कि वह कहाँ पर है। हो सके तो उससे मेरी बात करा देना। बांकीलाल राठौड़ ने सहमति में सिर हिला दिया। दोनों भीतर पहुंचे। कालूराम टहल रहा था। रुस्तम राव मस्ती भरे अंदाज में सोफे पर पसरा बैठे था। देवराज चौहान ने रुस्तम राव को देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। ओ छोरे, बांकीलाल राठौड़ के होठों से निकला। तू यहाँ मरा पड़ा होवे। रुस्तम राव उछलकर खड़ा हो गया। बड़े बाप, रुस्तम राव चीखने वाले अंदाज में कह उठा। देवराज चौहान आयला है, इसे बोलो कि अपुन का 2 लाख दे दे। अपुन ने अपनी माँ का इलाज कराना है। वो मर गई तो अपुन इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। देवराज चौहान उसी अंदाज में रुस्तम राव को देखता रहा। रुस्तम राव के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। मारे को तो लागे छोरे की हवा होवे, हरामजादे की तरह मुंह फाड़े ये तो। कालूराम ने दांत फाड़कर देवराज चौहान और रुस्तम राव को देखा, फिर आगे बढ़कर बांकीलाल राठौड़ के हाथों से लिफाफे लेकर उसमें से सामान निकाला। कालूराम के साइज के बड़े बड़े कपड़े थे, इतने बड़े कि उसकी पैंट कमीज में देवराज चौहान और बांकीलाल राठौड़ दोनों ही आ जाएं। दूसरे लिफाफे में लेदर की चप्पलें थी, इतनी बड़ी कि वह किसी इंसान की तो लग ही नहीं रही थी। कालूराम हंसा। घोड़े जैसे बड़े दांत चमके। एकदम ठीक है, बढ़िया काम हो गया। जेल के कपड़ों से तो छुटकारा मिला। कहने के साथ ही कालूराम ने अपने शरीर पर पड़े कपड़े उतारने शुरू किए। बड़े बाप, सबके सामने? रुस्तम राव ने कहते हुए मुंह घुमा लिया। देवराज चौहान और बांकीलाल राठौड़ भी दूसरी तरफ देखने लगे। कालूराम ने कपड़े बदले, चप्पलें पहनी, सब ठीक रहा। औरतों की तरह मुंह क्यों फेर रखा है? कालूराम हंसकर कह उठा। तीनों की निगाह पुनः कालूराम पर जा टिकी। शराब की बोतलें कहाँ हैं? कालूराम ने पूछा। कार में, अभी लाया। कहने के साथ बांकीलाल राठौड़ बाहर की तरफ बढ़ गया। बड़े बाप, रुस्तम राव फिर पहले जैसे ढंग से बोला। इसे बोलो मेरा पैसा दे। कालूराम ने देवराज चौहान को देखा। क्यों हीरो, बच्चे से धोखेबाजी करता है? देवराज चौहान के होठ मिंच गए। जवाब क्यों नहीं देता? इसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। तो फिर तूने इसे क्यों कहा कि मेरा काम कर, मैं तेरी माँ का इलाज कराऊंगा? कालूराम के चेहरे पर छाई मुस्कान के बीच ढेर सारी क्रूरता नाच रही थी। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। इतना तो वह समझ गया था कि रुस्तम राव कुछ सोचकर ही कालूराम के साथ चिपका होगा। रुस्तम राव के दिमाग में कुछ तो करने के लिए होगा। कान खोलकर सुन ले हीरो, 2 लाख का इंतजाम करके इसे दे दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। कालूराम खतरनाक स्वर में कह उठा। 1-2 दिन में दे देना इसका पैसा, नहीं तो इसकी मुंडी मरोड़ देना बड़े बाप। रुस्तम राव कड़वे स्वर में कह उठा। इतनी जल्दी में पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता, देवराज चौहान ने कहा। सप्ताह लगेगा। कालूराम के कुछ कहने से पहले ही रुस्तम राव कह उठा। चलेगा बड़े बाप, पर बोल दे से सप्ताह से ज्यादा वक्त लगा तो इसकी गर्दन मरोड़ दोगे। गर्दन तो क्या, इसके शरीर का सब कुछ मुड़ जाएगा, कालूराम ने वैशी स्वर में कहा। तभी बांकीलाल राठौड़ ने भीतर प्रवेश किया। दोनों बाहों में उसने विस्की की 6 बोतलें जकड़ रखी थी, जिन्हें उसने सोफा चेयर पर डाल दिया। कालूराम दांत फाड़ते हुए आगे बढ़ा और एक बोतल उठाकर जल्दी से ढक्कन खोला और बोतल होठों से लगा ली। देखते ही देखते आधी बोतल खाली हो गई। कालूराम ने बोतल को मुंह से हटाया और बाह से होठों को पोंछता हुआ हंसकर कह उठा। बढ़िया माल है। देवराज चौहान उसे घूरे जा रहा था। कालूराम को देखता बांकीलाल राठौड़ अपनी मूंछों पर उंगली फेर रहा था।
रुस्तम राव शांत खड़ा था। जा, कालू राम ने बांकीलाल राठौर को देखा। मेरे लिए खाने को बना, बढ़िया बनाना। बांकीलाल राठौर के चेहरे पर सुलगन के भाव उभरे। क्या देखता है? कालू राम ने कठोर निगाहों से उसे देखा। थारे को हम खाना बनाने वाला दिखे हैं? बांकीलाल राठौर कड़वे स्वर में कह उठा। तू खाने को बनाएगा। मैं देख चुका हूं कि तू खाना बनाने का काम यहाँ करता रहा है। अकेले नहीं, मारे साथ सोहन लाल भी यह काम करे है। बांकीलाल राठौर ने चुपते स्वर में कहा। सोहन लाल को जहां छिपायो है वहां से उसे निकाल, दोनों मिलकर खाना तैयार कर देंगे। कालू राम के होठों से गुर्राहट निकली। मरना है क्या? इनकार करता है मेरे को? हाँ। बांकीलाल राठौर का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। देवराज चौहान के होठ भिंचे हुए थे। तो मर साले। एक हाथ में विस्की की बोतल थामे कालू राम दरिंदगी भरे अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। अगले ही पल बांकीलाल राठौर के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। कालू राम फौरन ठिठका। वहशी चेहरे पर मौजूद उसकी आंखें सिकुड़ गई। रिवॉल्वर दिखाता है? कालू राम की आवाज में मौत के भाव नाचने लगे थे। हाँ। बांकीलाल राठौर की आंखों में खतरनाक चमक थी। बड़े बाप, रुस्तम राम फौरन बोला। यह आधा पागल है, गोली चला देगा। कालू राम के होठों से पुनः गुर्राहट निकली। मेरी मौत का मतलब जानता है तू? बताई दे। बांकीलाल राठौर पूर्वता स्वर में कह उठा। मेरे मरते ही जगमोहन, सोहन लाल और अमित भी मरेंगे। कालू राम ने भिजे दांतों से कहा। तो मारी सेहत में इससे क्या फर्क पड़े? बांकीलाल राठौर ने जहरीले स्वर में कहा। मतलब कि उन्हें मार दूं? एक का 10 बार मार ससुरों को। बांकीलाल राठौर सख्त आवाज में बोला। मारे वो रिश्तेदार तो लागे नहीं, थारा का मतलब होवे कि उनके लिए हमको वड़ लूंगा। कालू राम के होठों से तीव्र गुर्राहट निकली। वो मारो नहीं, लागो तो इसको रिश्तेदार लागो। बांकीलाल राठौर का इशारा देवराज चौहान की तरफ था। उनके बारे में कोई बात करना चाहो तो देवराज चौहान से कर, मारे से नहीं। मारे को तो मारा जान से मतलब होवे। हम थारे से डरो नहीं, कान में बिठाई लो ये बात को। तुम मरेगा मेरे हाथों से। मैं? थारा मुंह कुछ ज्यादा ही खुले हो। मारे को रोब से सुनना अच्छा नहीं लागो हो। इंसानों की तरह बात करो हो, जानवरों की तरह नहीं। हम जब गोली चलावे हैं तो एक नहीं, पूरी की पूरी ही चला देवे हैं। मारी बात थारे कान में पड़े हो कि ना हो? बांकीलाल राठौर के चेहरे से स्पष्ट लग रहा था कि अगर कालू राम ने कोई गलत हरकत की तो गोली भी चला देगा। कालू राम मौत की सी निगाहों से बांकीलाल राठौर को देखता रहा। तू मारे को इस तरह देखेगा तो हम गोली चलाकर अभी थारे को वड़ के रख देगा। रुस्तम राव फौरन कालू राम के पास पहुंचा और उसकी बाह थाम कर कह उठा। बड़े बाप, इसके मुंह मत लगो, ये पागल लफाड़ी है। मैंने पहले ही कहा है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये बरोबर बोलता है कि इसे सोहन लाल, जगमोहन और अमित से कोई मतलब नहीं। देवराज चौहान ने पैसे देकर इसे अपने साथ काम पर लगाया है। कोई मरे जिए, इसे क्या फर्क पड़ता है? एकाएक कालू राम मुस्कुराया। उसके घोड़े जैसे दांत चमके। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि तू कुछ ज्यादा ही समझदार है। कालू राम बांकीलाल राठौर से कह उठा। थारी ये मुलायम बातें मारे दिमाग में रुकने वाली नहीं, यो तो फिसल जाओ। मारे से तो खारी खारी बातें करे हो जो मारी खोपड़ी में अटको। बांकीलाल राठौर कड़वे स्वर में कह उठा। कालू राम पुनः हंसा। हाथ में पकड़ी विस्की की बोतल को होठों से लगाकर एक पव्वा और गले के नीचे उतार लिया। नशे के सुरूर के कारण उसकी आंखें चमकने लगी थी। अब यहाँ ही खड़ा रहो कि वापस अपनी जगह भी सरको। बांकीलाल राठौर तीखे स्वर में बोला। कालू राम हंसा और पीछे हट गया। रुस्तम राव तो कालू राम के साथ चिपका हुआ था। बड़े बाप, तू देवराज चौहान से अपन का रोकड़ा दिलवा देगा ना? रुस्तम राव बोला। हाँ, थैंक्स बड़े बाप। अपन तेरे लिए खाने को बढ़िया सी डिश बनाता है, बहुत बढ़िया। तू तो अपन के वास्ते अपन की माँ का जीवन बनकर आया है। रोकड़े से अपनी माँ का इलाज कराकर उसे एकदम फिट कर देगा। अपन अभी खाने को कोई बढ़िया सा आइटम बनाकर लाता है। कहने के साथ ही रुस्तम राव वहां से हटकर बंगले के किचन की तरफ बढ़ गया। कालू राम ने हाथ में पकड़ी बोतल खाली की और आगे बढ़कर उसे टेबल पर रखा। भैंस का दूध पियो हो? बांकीलाल राठौर कड़वे स्वर में कह उठा। कुछ बनो तेरा, अब हाथी का बच्चा दिखो हो। दूध पियो तो कई महीनों में पूरा हाथी दिखो। कालू राम ने खा जाने वाली निगाहों से बांकीलाल राठौर को घूरा। अपनी रिवॉल्वर जेब में डाल ले।
कालू राम ने दांत खींचकर कहा, नहीं, मारे को पता है कि जब तक ये डंडा। कहते हुए बाकेला राठौर ने रिवॉल्वर को हवा में उछालकर उसे थामा। मारे हाथ में होवे तो राम जी के तीर की तरह सीधा होवे। इसे जेब में रखते ही तू मारी गर्दन मरोड़कर बीकानेर पार्सल कर दे। वो कालू राम उसे घूरता रहा। बाकेला राठौर गुस्से से भरा हुआ था। देवराज चौहान ने खत्म हो रही सिगरेट ऐश ट्रे में डाली और नई सिगरेट सुलगाकर सोफे पर बैठते हुए शांत स्वर में कालू राम से कहा, बैठो। क्यों? कालू राम की नजरें उसकी तरफ घूमी। तेरे से बात करनी है। इस तरह मामला आगे नहीं चलने वाला, जिस तरह तू मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देवराज चौहान के स्वर में कठोरता का भाव था। अच्छा, कालू राम व्यंग भरे स्वर में कह उठा, तो अब तू मामला अपने ढंग से आगे बढ़ाएगा? देवराज चौहान खामोशी से उसे देखता रहा। कालू राम पास ही सोफे पर फैलकर बैठ गया। बोल, क्या कहना चाहता है तू? बाकेला राठौर रिवॉल्वर थामे उसी अंदाज में खड़ा रहा। अपने बारे में बता, देवराज चौहान ने पूर्वता लहजे में कहा। मैं? कालू राम ने नशे से भरी आंखों से उसे देखा। तेरे से ही कह रहा हूं। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि जिसे सुनकर तेरे को मजा आए। कालू राम ने घोड़े जैसे दांत दिखाए। जो कुछ है वही बता दे। देवराज चौहान के होठ खींचे हुए थे। कालू राम ने सुरूर भरे चेहरे पर हाथ फेरा, फिर कह उठा, पीछे की छोड़ कि मैं क्या था और क्या नहीं। इतना ध्यान में रख ले कि पुलिस रिकॉर्ड में 22 और वैसे 37 खून कर चुका हूँ। फांसी की सजा मिल चुकी है। 11 दिन बाद फांसी लगनी थी कि हाथ पांव में पड़ी बेड़ियां तोड़कर कोठरी का सलाखों वाला दरवाजा तोड़कर भाग निकला और इत्तेफाक से यारों के बीच आ गया। देवराज चौहान उसे देखता रहा। मारे को तू यार का हो? ये तो वक्त बतायो कि यार का होवे। बाकेला राठौर बड़बड़ाया। अब तुम हमसे क्या चाहते हो? देवराज चौहान के होठ भिजे हुए थे। कालू राम मुस्कुराया तो नशे से भरे चेहरे पर मौजूद घोड़े जैसे दांत नजर आने लगे। हीरो, मेरा 7.25 फीट लंबा और चौड़ा शरीर ही मेरा दुश्मन बना हुआ है। कहीं जा नहीं सकता, कहीं छिप नहीं सकता। मुझे देखकर फौरन पहचाना जा सकता है कि मैं फांसी पाया भगोड़ा फरार वही कैदी हूँ जिसकी कानून को तलाश है, और मरना तो कोई भी नहीं चाहता। ऐसे में मैं जिंदा तभी रह सकता हूँ कि कहीं छिपा रहूं और मेरा कोई मेहरबान मेरी ज़रूरतें पूरी करता रहे, जैसा कि अब तुम कर रहे हो। इस तरह मुझे बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करूंगा? देवराज चौहान जहरीले स्वर में बोला। करोगे। कालू राम पुनः हंसा। क्यों? क्योंकि तेरे 2 खास आदमी मेरे कब्जे में हैं, जगमोहन और सोहनलाल, और फिर वह लड़का अमित। उसकी भी तो ज़रूरत है तुम्हें। अब इन सब बातों का ध्यान रखकर तुम मेरी सेवा तो करते ही रहोगे। जब करनी बंद कर दोगे तो मैं उन दोनों को खत्म करके यहाँ से निकल जाऊंगा। उसके बाद फिर कोई ऐसी जगह देखूंगा कि जहाँ मेरा वक्त गुजर सके। देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव आ गया। जगमोहन और सोहनलाल कहाँ है? गुस्सा आ गया मेरे हीरो को। पता, बहुत संभाल कर रखा है मैंने उन्हें। कालू राम हंसा। कहाँ? यह बीच की बात है। बता दी तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। तुम कब से यहाँ हो? उन दोनों को तुमने कहीं छिपा रखा है। उन्हें भूख लगी हो सकती है, प्यास लगी हो सकती है, या फिर। चिंता मत कर हीरो, सब इंतजाम मैंने कर रखा है। तुम्हारे पास अपने खाने को तो कुछ है नहीं, ऐसे में उनका क्या इंतजाम करोगे? देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर खा जाने वाले अंदाज में कहा। तुम मेरे बारे में अभी जानते ही क्या हो हीरो। ज्यादा सिर मत खपाओ, अपने काम से मतलब रखो। मुझे अपना काम करना आता है। देवराज चौहान कालू राम को सर्द निगाहों से देखता रहा। देवराज चौहान कालू राम को सर्द निगाहों से देखता रहा। ऐसे मत देखो हीरो। कालू राम के माथे पर बल पड़े। कालू राम को ऐसी नजरें पसंद नहीं। कालू राम, तेरा यह खेल ज्यादा देर नहीं चल सकेगा। देवराज चौहान खतरनाक स्वर में कह उठा। अच्छा? कालू राम अपने खास अंदाज में हंसा। तेरे को ये बात पहले से ही पता लग गई क्या? देवराज चौहान के दांत खिंच गए। अमित को तुम मेरे हवाले कर दो, बाकी मामला तो बाद में भी निपटा जा सकता है। अमित को क्यों? क्योंकि उसकी सुरक्षा का जिम्मा मेरा है। उसकी जान को खतरा है। चिंता मत कर हीरो, मेरे पास वह तेरे से भी ज्यादा सुरक्षित है। तो तू मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं, कालू राम ने लापरवाही से कहा। तेरे को कुछ करना हो तो कर ले, कुछ किया
तो तेरे यार लोग जो मेरे पास हैं उनका हाल सोच लेना। देवराज चौहान सुलगती निगाहों से कई पलों तक उसे देखता रहा। इतना तो मैं कह सकता हूँ, किसी को भी तुमने इस बंगले पर नहीं रखा होता तो हम उन्हें ढूंढ चुके होते। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। तो फिर कहाँ रखा है? कहीं और, इस बंगले से बाहर। हीरो, तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैंने जेल के कैदी के कपड़े पहन रखे हैं। पुलिस मेरे पीछे लगी थी। मैंने तो यहाँ छिपकर चैन की सांस ली। ऐसे में मैं क्या तेरे यारों को छिपाने के लिए यहाँ से बाहर निकालूंगा? पागल हूँ क्या? कालू राम ने तीखे स्वर में कहा। देवराज चौहान दांत भींचकर रह गया। तभी रुस्तम राव वहां पहुंचा। हाथ में थाम रखी ट्रे में 6 बर्गर रखे थे। लो बड़े बाप, अपन तेरे वास्ते स्पेशल बर्गर बनाएला है। खाएगा तो अपन को फिर बनाने को बोलेगा। रुस्तम राव सिर हिलाकर कह उठा। कालू राम ने हंसकर बर्गर की ट्रे थामी। तू तो बहुत काम का है। हाँ बड़े बाप, गरीब बंदा काम का ही होएला। कालू राम ने देवराज चौहान को देखा। इसके पैसे दे देना जल्दी, रुस्तम राव कह उठा। देवराज चौहान दांत भींचे कालू राम को देखता रहा। हीरो को गुस्सा आ रहा है, कहते हुए कालू राम ने ट्रे में पड़ा बर्गर उठाया और एक ही बार में मुंह में डालकर चबाने लगा। मजा आ गया, अच्छा बना है। बड़े बाप, अपुन ने तेरे वास्ते दिल से बनाया है। ट्रे थामे कालू राम उठा और रुस्तम राव से बोला, इधर आ। दोनों दूर पहुंच गए, जहां से देवराज चौहान और बांकीलाल राठौर उनकी बातें न सुन सके। इस दौरान कालू राम का बर्गर खाना जारी था। मारा छोरा क्या ड्रामा करे हो? बांकीलाल राठौर कह उठा। यह जो भी कर रहा है गलत नहीं कर रहा होगा। देवराज चौहान भींचे स्वर में बोला। मारी समझ में मतलब ना आयो। मतलब तो रुस्तम राव ही जानता होगा, बिना मतलब के तो कालू राम के बगल में घुसने से रहा। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव झलकने लगे थे। यह तो तुम जानते ही हो कि रुस्तम राव कितना चालाक है। ये छोरा का होवे, छोरे का बाप होवे, कालू राम के साथ लगकर मारे को गालियां देवे। रुस्तम राव जो भी कर रहा है, मेरे ख्याल में जल्दी ही उसका नतीजा सामने आएगा। छोरा अकेले मिलो तो गर्दन पकड़कर पूछ लूं, मारे को तो चाय भी ना पिलावे और उस हाथी को पूरे 8 बर्गर बनाकर खिलायो हो। थारा क्या ख्याल होवे? जगमोहन, सोहनलाल और अमित को यही छिपायो क्या? यह बात ज्यादा देर नहीं छिपने वाली। देवराज चौहान सख्त स्वर में कह उठा। एक आध दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा। उन्हें यहीं रखा है तो मौका मिलने पर उनके पास जरूर जाएगा और मैं इस पर नजर रखूंगा। तुम मोना चौधरी का ठिकाना मालूम करो, वह कहाँ मिल सकती है। मिले तो बता देना कि अमित कालू राम के पास है। वो तो हम बता ही दियो, पर मोना चौधरी खुद ही जल्दी इधर को आवे ही आवे। वो बात याद है ना? कालू राम उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। कौन सी बात बड़े बाप? रुस्तम राव ने कालू राम के चेहरे पर नजर मारी। मोना चौधरी वाली। बरोबर याद है बड़े बाप, अपन ऐसी बातें नहीं भूलता। रुस्तम राव मुस्कुरा पड़ा। उसे आज लेकर आना, वह मुझे पसंद आ गई है। अपन उसका पता ठिकाना देख रियला है, शाम को उसे लेकर आएगा, बरोबर पक्का। बोलना अमित मेरे पास है, आकर ले ले, आसानी से मिल जाएगा। बोलेगा बाप, पूरा मामला फिट करेला। बस तुम अपन का रोकड़ा देवराज चौहान से ले लेना। माँ के इलाज के वास्ते पैसे की बहुत जरूरत है। चिंता मत कर, सब ठीक कर दूंगा। कालू राम ने उसकी पीठ थपथपाई। लेकिन बड़े बाप, मोना चौधरी मानेगा क्या? तू उसे लेकर आ, बाकी मैं देख लूंगा। कहने के साथ ही कालू राम ने अपने नशे से भरे चेहरे पर हाथ फेरा। कालू राम के पंजे से कोई पंछी नहीं बचा आज तक। सच बोला, वो तो अपन को लग ही रहला है। बड़े बाप के पंजे में जो आएगा फड़फड़ाता रह जाएगा। सूरज सिंह हीरालाल के बंगले पर मौजूद सुजान सिंह के पास पहुंचा। सूरज सिंह की आवाज पहचानने पर ही सुजान सिंह ने दरवाजा खोला। सुजान सिंह बिना बैसाखी के खड़ा था। यह देखकर सूरज सिंह के चेहरे पर खुशी उभरी। तू ठीक हो गया भाई? हाँ, गोली का जख्म ठीक है, लेकिन हल्की सी दर्द की वजह से लंगड़ाहट बाकी है। वह भी 5-7 दिन में ठीक हो जाएगी। सुजान सिंह ने गहरी निगाहों से सूरज सिंह को देखा। तू क्या करता फिर रहा है? अंदर तो आने दे भाई, बाहर ही खड़ा रखेगा क्या? सुजान सिंह एक तरफ हट गया। सूरज सिंह के भीतर आने पर सुजान सिंह दरवाजा बंद करके पलटा तो सूरज सिंह को सोफे पर बैठते पाया। सुजान सिंह हल्की सी लंगड़ाहट भरी चाल चलता हुआ पास पहुंचा। भाई, भूख लगी है, खाने को कुछ है तो दे।
सूरज सिंह ने सिगरेट सुलगाकर कहा। ब्रेड बटर? साले हीरा लाल ने तेरे को खाना पीना लाकर देना बंद कर दिया क्या? सूरज सिंह कड़वे स्वर में कह उठा। वही दे दे, अब पेट में कुछ तो डालना ही है। सुजान सिंह 5 मिनट में बटर स्लाइस तैयार कर लाया। साथ में चाय नहीं बनाई? सूरज सिंह खाना शुरू करते हुए बोला। खाने के बाद खुद बना लेना, सुजान सिंह ने शांत स्वर में कहा। सूरज सिंह खाने में व्यस्त हो गया। मैंने तेरे से कुछ पूछा था। सुजान सिंह की नजरें सूरज सिंह के चेहरे पर थी। मोना चौधरी के साथ काम कर रहा मालूम है मेरे को। यह भी मालूम है कि मोना चौधरी देवराज चौहान के कब्जे से भागीरथ के बेटे अमित को ले उड़ी है। उसके बाद तुम लोग अमित को रूपक लाल के पास मुंबई भी ले गए। सूरज सिंह खाते खाते ठिठका, सुजान सिंह को देखा, उसके बाद फिर खाने लगा। मेरे को गोली लगी होने के कारण, मेरे बेड पर पड़े होने के कारण तू अपनी मनमर्जी करता फिर रहा था, लेकिन अब मैं चलने के काबिल हूँ। कोई बात गलत मत कहना। तू कैसी बात करता है भाई? मैंने तेरे से पहले भी गलत नहीं कहा, तो अब कैसे कहूँगा? तेरे को मुझ पर भरोसा नहीं रहा क्या भाई? तू दिल तोड़ने वाली बातें क्यों करता है? सूरज सिंह मुंह बनाकर बोला। सुजान सिंह की गंभीर निगाह सूरज सिंह पर थी। मैं जानता हूँ तेरे को यह सब बातें हीरा लाल से मालूम हुई होंगी। वह उस रात मोना चौधरी के साथ तो चिपक गया था, लेकिन मोना चौधरी के हाथों उस अमित को नहीं छीन पाया। सूरज सिंह ने स्लाइस खत्म करते हुए कहा। लेकिन भाई, बहुत बड़ा झटका लग गया, सब कुछ कुएं में चला गया। एक तरफ मोना चौधरी है तो दूसरी तरफ देवराज चौहान। तुम क्या समझते हो कि देवराज चौहान अपने हाथों से अमित को आसानी से निकलने देगा? सुजान सिंह की आंखें सिकुड़ी। मतलब कि देवराज चौहान ने अमित को मोना चौधरी से वापस पा लिया? सुजान सिंह के होठों से निकला। सूरज सिंह ने मुंह बनाकर कहा। भाई, जब मोना चौधरी हमला करके देवराज चौहान के हाथों से अमित को निकालने पहुंची तो देवराज चौहान ने मोना चौधरी के लिए नकली अमित को परोस रखा था। मोना चौधरी उसे ही लेकर चलती बनी। हम उसी को लेकर रूपक लाल के पास मुंबई पहुंचे। अब तुम ही सोचो कि रूपक लाल ने जब अपने सामने अमित के बदले किसी और को पाया तो उसकी क्या हालत हुई होगी, या फिर हम सब पर क्या गुजरी होगी। सुजान सिंह गंभीर निगाहों से सूरज सिंह को देखता रहा। सूरज सिंह उठते हुए बोला। मैं हाथ मुंह धोकर चाय बनाकर लाता हूँ। मैंने तो पहले ही तेरे को बोला था कि इस मामले से पीछे हट जा, इसमें खून खराबे के अलावा कुछ नहीं है, सुजान सिंह ने शांत स्वर में कहा। अब इतना बड़ा झटका खाकर क्या मोना चौधरी चुप बैठेगी? अमित की खींचातानी में उन दोनों में जाति दुश्मनी पैदा हो जाएगी। पैदा हो गई है भाई। मेरे सामने दोनों ने एक दूसरे को खत्म करने की बात कही है, लेकिन यह उनका मामला है। मैं तो मोना चौधरी के पीछे हूँ। अमित रूपक लाल के हाथों में पहुंचा नहीं कि हमें 50 लाख मिल गए। देवराज चौहान और मोना चौधरी में क्या होता है, यह उनका मामला है। उनका मामला नहीं है। सुजान सिंह के होठ भींच गए। सामने से चलने वाली गोली से अक्सर आगे वाला बच जाता है और वही गोली पीछे वाले को लगती है, और तू मोना चौधरी के पीछे है। सूरज सिंह और सुजान सिंह की आंखें मिली। चाय बना ले, उसके बाद सारा मामला बता। सुजान सिंह के चेहरे पर सोच के भाव थे। तू चाय लेगा भाई? बना लेना। 5 मिनट में ही सूरज सिंह चाय के 2 प्यालों के साथ वापस हाजिर था। सूरज सिंह ने अपनी कोवे की चोंच जैसी नाक को मसला, फिर घूंट भरा। अगले 5 मिनट में सूरज सिंह ने सारे हालात की जानकारी सुजान सिंह को दे दी। सुजान सिंह ने सब कुछ ध्यान से सुना, समझा। एक काम कर भाई। क्या? तू भी मोना चौधरी के साथ, मतलब कि मेरे साथ लग जा। मोना चौधरी से बात कर लेते हैं। उसे इस काम का 1.5 करोड़ मिल रहा है, शायद उसमें से 10-20 लाख और झाड़ ले। सुजान सिंह ने तीखी निगाहों से सूरज सिंह को देखा। मोना चौधरी का साथ देने से कुछ नहीं होगा। वह जो कर रही है करने दो। आदमियों की फौज बढ़ाकर काम पूरा हो जाने की गारंटी नहीं हो सकती। भाई, तू कहना क्या चाहता है? सूरज सिंह की आंखें सिकुड़ी। मेरा इस मामले से कोई वास्ता नहीं, ना मोना चौधरी से, ना देवराज चौहान से। अगर मुझे कुछ करना होगा तो अकेला ही करूंगा, सुजान सिंह ने शांत स्वर में कहा। मतलब कि कुछ सोचा तूने भाई? नहीं, सोच लूंगा। कुछ कर पाया तो अवश्य कर दूंगा, नहीं तो नहीं, सुजान सिंह बोला। मतलब कि अब भागीरथ का बेटा अमित देवराज चौहान की ही सुरक्षा में है? सूरज सिंह ने कोवे की चोंच जैसी नाक को मसलते हुए सिर हिलाया। मेरे ख्याल में तो यह मामला अब भारी तौर पर खून खराबा करेगा।
देवराज चौहान और मोना चौधरी के झगड़े में मत पड़ना, जरूरत पड़ी तो पीछे का पीछे ही भाग लेना। वक्त आया तो देखूंगा भाई, सूरज सिंह बोला। चाय ठंडी हो रही है। सुजान सिंह ने चाय का प्याला उठाया। अगर अमित हमारे हाथों में आ जाए तो रूपक लाल 2.5-3 करोड़ आसानी से दे देगा। सुजान सिंह ने सूरज सिंह को घूरा। पागलों वाली बातें मत सोच। एक और खबर है भाई, मोना चौधरी के 2 आदमी आज शाम तक मुंबई से खंडाला पहुंच जाएंगे और उनमें से एक तो हमारा पुराना यार है। बरसों पहले कई बार हम एक साथ काम कर चुके हैं। पारसनाथ, सुजान सिंह के होठों से निकला। हाँ, इसका मतलब मोना चौधरी मामले को बढ़ाने जा रही है। दूसरा कौन है? कोई नीलू महाजन नाम का आदमी है। सुजान सिंह दांतों से होठों को दबाने लगा। देवराज चौहान भागीरथ के फार्म वाले बंगले पर ही है। वह चाहता तो कहीं और जा सकता था अमित को लेकर। उसे काफी वक्त मिला था मोना चौधरी की नजरों से दूर जाने का। देवराज चौहान भागने वालों में से नहीं है। सुजान सिंह ने बिना घूंट भरे प्याला वापस रखा और सिगरेट सुलगा ली। भाई, तूने कुछ करना हो तो हीरा लाल को साथ रख लेना, 1 से 2 भले, सूरज सिंह बोला। सुजान सिंह की आंखों में मौत के भाव उभरे। क्या हुआ? कल रात हीरा लाल को मैंने खत्म कर दिया, सुजान सिंह ठंडे स्वर में कह उठा। हक्का बक्का सा सूरज सिंह उछल पड़ा। यह तू क्या कह रहा है भाई? सूरज सिंह ने अपने पर काबू पाने की कोशिश की। हीरा लाल तो तेरा दोस्त था, वह तो खंडाला में हमारी सहायता कर रहा था। ठीक बोलता है तू, लेकिन रात को वह मेरी बात नहीं माना। तुम लोग अमित को लेकर, जो कि अमित नहीं था, रात को मुंबई जा रहे थे रूपक लाल के पास। इस बात की खबर तूने हीरा लाल को मोबाइल फोन पर दे दी थी। हाँ, तो हीरा लाल ने उसी समय प्रोग्राम बना लिया कि अपने ढेर सारे आदमियों के साथ खंडाला की सीमा पर ही रोक कर हमला करके अमित को तुम लोगों से छीन लेगा। हो सकता था कि वह सफल भी हो जाता, लेकिन उस वक्त तू मोना चौधरी के साथ था, गोली तेरे को भी लग सकती थी। यही बात मैंने हीरा लाल को समझानी चाहिए, लेकिन उस वक्त तो वह 2-2.5 करोड़ को देख रहा था, जो अमित को रूपक लाल के हवाले करने पर मिलने थे। मेरी बात कहाँ से उसकी समझ में आती? हीरा लाल की वजह से तेरी जान खतरे में पड़े, यह मुझे कैसे गवारा हो सकता था? सूरज सिंह ने होठ सिकोड़कर अपनी कौवे की चोंच जैसी नाक को मसला। लाश ठिकाने लगा दी? नहीं, यह काम तू कर दे। रात की पड़ी है, आज का दिन गुजर गया तो फिर बास मारेगी। जो खून फैला था वह मैंने साफ कर दिया है। लाश को कंबल में लपेटकर कार की डिक्की में रखकर दूर फेंककर कंबल वापस लेते आना। उसे किसी गरीब को दे देना। लाश के साथ कंबल के मिलने से पुलिस समझ जाएगी कि उसकी हत्या कहीं और हुई है और लाश लाकर फेंकी गई है, तो पुलिस को हम पर शक हो सकता है। उसकी पहचान वाले कई लोग जानते होंगे कि इन दिनों हम हीरा लाल के घर पर ठहरे हुए हैं। लाश कहाँ है? बेडरूम में, बेड के नीचे। सूरज सिंह फौरन उठा, सुजान सिंह वाले बेडरूम में पहुंचा और नीचे झुककर हाथ को बेड के नीचे डाला ताकि लाश का कोई हिस्सा पकड़ में आए तो उसे खींचकर बाहर निकाले। कुछ हाथ न लगने पर उसने हाथ और नीचे डाला। आखिरकार सूरज सिंह ने झुककर बेड के नीचे देखा। वहां कुछ नहीं था, लाश गायब थी। सुजान सिंह फटी फटी निगाहों से सूरज सिंह को देखे जा रहा था। लाश कहाँ है? यहीं थी। सुजान सिंह को ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में उड़ रहा हो। यहाँ कहाँ? बेड के नीचे। सुजान सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। भाई, तेरे को पक्का पता है ना कि तूने लाश को बेड के नीचे ही सरकाया था? सूरज सिंह की हालत भी अजीब सी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू भूल गया हो कि? नहीं, मुझे पक्का पता है, सुजान सिंह ने होठ भींचकर कहा। चेहरे पर हड़बड़ी के भाव थे। सूरज सिंह जानता था कि भाई का दिमाग बिल्कुल ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हीरा लाल की लाश कहीं और रखी हो और बता कहीं और रहा हो। फिर कहाँ गई लाश? वह खुद ब खुद तो जाने से रही। सूरज सिंह और सुजान सिंह की आंखें मिली। भाई, रात से यहाँ कोई आया? नहीं, सुजान सिंह के होठ भींचने लगे। सोच ले, अच्छी तरह सोच ले। कोई नहीं आया, सुजान सिंह खींचकर बोला। दरवाजा बंद था, मैं भीतर ही रहा। यह भी तो हो सकता है कि आने वाला किसी खुली खिड़की या किसी और रास्ते से आया हो। सुजान सिंह सूरज सिंह को देखता रह गया। और वही आने वाला हीरा लाल की लाश भी ले गया हो।
सुजान सिंह हर बात को अच्छी तरह समझ और महसूस कर रहा था। ठीक है, सुजान सिंह ने मुट्ठियां भींचकर कहा। एक बार को मैं यह मान भी लेता हूँ कि कोई इतनी चालाकी से आया कि मुझे मालूम नहीं हो सका। वह हीरा लाल की लाश भी ले गया, लेकिन कोई खामखा इस मामले में आकर इस तरह लाश को क्यों ले जाएगा? यह बात की सोचने की बात है भाई, यहाँ से निकल चल। हीरा लाल की लाश के गायब हो जाने का मतलब है कि कोई तुम पर और अब मुझ पर भी निगाह रख रहा है, और इस बात के पीछे उसका कोई मतलब जरूर होगा, वरना वह खामखा ऐसा काम नहीं करने वाला। लेकिन इस वक्त इस घर में कोई नहीं है। घर में नहीं तो बाहर होगा। क्या मालूम वह एक है कि 10? वह किस रंग रूप में है वह हमें देख सकता है, हमारी हरकतें नोट कर सकता है, लेकिन हम उसे पहचान भी नहीं सकते। अगर वह सामने आ जाए तो? सूरज सिंह के चेहरे पर खतरनाक भाव थे। सुजान सिंह की आंखों में दरिंदगी नाच रही थी। लाश गायब करने वाला चाहता क्या होगा? बोला ना भाई, उसका कोई तो मतलब होगा ही। पूरे मकान को अच्छी तरह देख, एकाएक सुजान सिंह कह उठा। उससे क्या होगा? हो सकता है वह इंसान लाश न ले गया हो, बेड के नीचे से निकालकर कहीं और छिपा दी हो। ऐसा करके हम में डर बिठाकर वह अपना कोई काम निकालना चाहता हो। उसके बाद दोनों ने पूरा मकान देखा, एक एक जगह, एक एक कोना देखा, लेकिन लाश कहीं भी नहीं थी। भाई, सूरज सिंह ने कौवे की चोंच जैसी नाक को सोच भरे अंदाज में मसला। हाँ, तूने हीरा लाल को मारा था। किस चीज से मारा था? चाकू से। किचन का चाकू था। उसे साफ करके वापस किचन में रख दिया था। तेरे को पक्का भरोसा है ना कि वह मर गया था? सूरज सिंह ने सुजान सिंह को देखा। सुजान सिंह आंखें सिकोड़े सूरज सिंह को देखने लगा। हाँ, वह मर गया था। सुजान सिंह का स्वर सख्त था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मरने की अपेक्षा बेहोश हो गया हो और होश में आने पर चुपचाप घायल ही निकल गया हो। सुजान सिंह के दांत भिंच गए। हीरा लाल मर गया था, उसकी जान निकल गई थी। सुजान सिंह गुर्रा उठा। सूरज सिंह के चेहरे पर चिंता और गंभीरता नाच रही थी। भाई, सूरज सिंह के होठ एकाएक भिंचने लगे। भाग ले यहाँ से। इस तरह लाश को गायब करने का मतलब है कि कोई तेरे को या मेरे को या फिर दोनों को फंसाना चाहता है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सुजान सिंह हर तरफ गौर कर चुका था। तू मोना चौधरी के पास चला जा, उसी मकान में। मैं उसी होटल में ठहरता हूँ जहाँ से यहाँ आया था। बाकी बातें फिर करेंगे। तभी मोबाइल फोन की बीप बीप सुनाई देने लगी। दोनों चौंके। मोबाइल फोन सूरज सिंह की जेब में पड़ा था। यह वही मोबाइल फोन था जो हीरा लाल ने उसे दिया था कि मोना चौधरी की हरकतों की खबर उसे देता रहे, ताकि वह उन खबरों का फायदा उठा सके। भाई, इस फोन का नंबर तो सिर्फ हीरा लाल को पता था। सूरज सिंह के होठों से निकला। सुजान सिंह एक बार फिर हक्की पक्की स्थिति में आ गया था। हीरा लाल मर चुका है। सुजान सिंह के होठों से निकला। फोन से अभी भी सिग्नल आ रहा था। सूरज सिंह के चेहरे पर सख्ती आने लगी। उसने फोन निकाला और ऑन किया। हेलो, कौन बोल रहा है? सूरज सिंह या सुजान सिंह? दूसरी तरफ किसी युवती की आवाज आई। सूरज सिंह। सूरज सिंह की आंखें सिकुड़ी। तुम कौन हो? एकाएक व्यंग भरी हंसी सूरज सिंह के कान में पड़ी। मैं सुजान सिंह की और तुम्हारी मौत हूँ, और जिंदगी भी बन सकती हूँ। आगे बोल। दांत पीछे सूरज सिंह ने सामने खड़े सुजान सिंह पर नजर मारी। अगर मैं मोना चौधरी को बता दूं कि तू उसके साथ धोखेबाजी कर रहा है, काम तो उसके साथ कर रहा है, और दूसरी तरफ से फोन पर हीरा लाल से संबंध बना रखा है, सारी खबरें तो हीरा लाल को दे रहा था। उन्हीं खबरों के दम पर हीरा लाल फार्म वाले बंगले पर मोना चौधरी के पास जा पहुंचा था, अमित को उससे छीनने के लिए। तो यह जानते ही मोना चौधरी तेरी को उसी वक्त गोली मार देगी। सूरज सिंह के चेहरे पर कहर के भाव उभरे। साबित कौन कर सकेगा इस बात को? साबित करने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ से युवती की आवाज में जहर भर आया। मोना चौधरी यह बात आसानी से मालूम कर लेगी कि खंडाला में तुम दोनों हीरा लाल के मेहमान बने हुए थे। हीरा लाल से वह फार्म वाले बंगले में मिल ही चुकी है। मेरी बात साबित होने के लिए मोना चौधरी के लिए इतना ही काफी है। सूरज सिंह के दांत भींच गए। तू है कौन? किन्नी नाम है मेरा। तेरे जैसों को जेबों में डाले फिरती हूँ।
इससे आगे कुछ मत पूछना। सूरज सिंह के होठों से गुर्राहट निकली। चाहती क्या है? आगे सुन, चाहना भी बता दूंगी। किन्नी का कड़वा स्वर सूरज सिंह के कानों में पड़ा। सुजान सिंह ने हीरा लाल की जान ली। मेरे पास इस बात का पूरा सबूत है। वह चाकू भी मेरे पास है जिससे हीरा लाल मारा गया, और हीरा लाल की लाश भी। चाकू पर सुजान सिंह की उंगलियों के निशान है। वह कपड़ा भी मेरे पास है जो खून से रंगा हुआ है, जिससे सुजान सिंह ने फर्श का खून साफ किया था। इसके अलावा और भी मेरे पास सबूत हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि सुजान सिंह ने ही हीरा लाल की जान ली है। इसके अलावा और सुन, खंडाला की आधी पुलिस मुझे जानती है और मुझसे अक्सर कहती है कि उन्हें सेवा का मौका दूं। मतलब कि हीरा लाल के खून के जुर्म में सुजान सिंह की बाकी की जिंदगी जेल में भी बीत सकती है। सूरज सिंह के चेहरे पर भूचाल के चिन्ह उभरे। अगर तुम सोचो कि खंडाला से निकल जाओगे तो यह भी तुम लोगों की भूल होगी, क्योंकि तुम दोनों की हरकतें मेरे आदमियों की निगाहों में हैं। मतलब कि तुम दोनों भाई अपनी मनमानी नहीं कर सकते। सूरज सिंह के चेहरे पर खतरनाक भाव नाचने लगे। अब पूछो मैं क्या चाहती हूँ? किन्नी का खिलखिलाता कड़वा स्वर उसके कानों में पड़ा। सूरज सिंह ने खुद को संभालने की चेष्टा की। क्या चाहती हो? सूरज सिंह की आवाज में कठोरता थी। इस वक्त देवराज चौहान उसी फार्म वाले बंगले पर है, तो उसके पास जाओ और बोलो कि उसके साथी जगमोहन और सोहन लाल मेरे पास हैं। उन्हें जिंदा वापस पाने के बदले वह उनकी क्या कीमत दे सकता है? सूरज सिंह की आंखें सिकुड़ी। जगमोहन सोहन लाल तुम्हारे पास? सूरज सिंह के होठों से निकला। हाँ, ज्यादा सवाल मत पूछो। लेकिन यह काम तो तुम अपने किसी भी आदमी से करा सकती हो। नहीं, इस काम में मैं अपना कोई आदमी इस्तेमाल नहीं करना चाहती, और मेरे ख्याल में इस काम को तुम अच्छी तरह अंजाम दे सकते हो, क्योंकि पहले से ही इस मामले में हो। सूरज सिंह अब तक अपने आप पर काफी हद तक काबू पा चुका था। लेकिन मैं तो मोना चौधरी के साथ हूँ। ऐसे में देवराज चौहान के पास नहीं जा सकता। देवराज चौहान अगर मुझे छोड़ भी दे तो मोना चौधरी नहीं छोड़ेगी। उसे क्या कहूँगा कि मैं देवराज चौहान से क्यों मिला? कोई बात नहीं, यह काम तुम्हारा भाई सुजान सिंह कर लेगा। किन्नी की आवाज में जहरीलापन था। सूरज सिंह ने सुजान सिंह पर निगाह मारी। ठीक है, मैं इस बारे में भाई से बात करता हूँ। अभी भी बात करने की गुंजाइश है? किन्नी की आवाज में कड़वे भाव आ गए। हाँ, भाई अपनी मर्जी का मालिक है, उससे पूछना पड़ेगा। फोन उसे दो, मैं उससे बात। तुम 5 मिनट बाद फोन करना, तब तक मैं भाई से बात कर लूंगा। कहने के साथ ही सूरज सिंह ने फोन ऑफ किया और जेब में डाल लिया। सुजान सिंह सिकुड़ी निगाहों से सूरज सिंह को देखे जा रहा था। भाई, ये तो फंसने वाली बात हो गई। सूरज सिंह ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। क्या हुआ? कौन था? किन्नी नाम की कोई युवती या औरत थी। वह जानती है कि मैं मोना चौधरी के साथ रहकर सारी खबरें हीरा लाल को दे रहा था। यह बात मोना चौधरी को बताकर आसानी से साबित कर सकती है। दूसरी तरफ उसका कहना है कि तुमने जो हीरा लाल का खून किया है, उसकी एवज में तुम्हें हत्यारा साबित करने के लिए उसके पास लाश के अलावा पक्के सबूत हैं। साथ ही उसके मुताबिक पुलिस में उसकी खासी वाकिफियत है। इस दम पर तुम्हें लंबा जेल में नपवा सकती है। सुजान सिंह का चेहरा खतरनाक भावों से भर उठा। वह कौन है? सुजान सिंह गुर्रा उठा। अपना नाम वह किन्नी बताती है। उसकी बातों में विश्वास का भाव और खतरनाक होने की झलक मिलती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह हीरा लाल की सगे वाली रही होगी, तभी इन सब बातों को जानती है। हीरा लाल ही उसे सब कुछ बताता रहा होगा। हीरा लाल मरा तो यह किन्नी खुलकर सामने आ गई। हीरा लाल के मुंह से यह नाम तो कभी नहीं सुना। बेकार की बातों को छोड़ो। हीरा लाल की सारी जन्म बतरी तो तेरे पास है नहीं कि? भौंकती क्या है? सुजान सिंह भिजे दांतों से कह उठा। बहुत खतरनाक बात कहती है। बोलती है देवराज चौहान के साथी जगमोहन और सोहन लाल उसके कब्जे में हैं। देवराज चौहान से इन दोनों का सौदा करना चाहती है, हमें बीच में लाकर। ना तो वह खुद सामने आना चाहती है और ना ही अपने आदमियों को आगे करना चाहती है। वो आदमी भी रखती है? कहती तो वह यही है। वैसे भी देवराज चौहान के साथियों को कब्जे में करने के लिए आदमियों की जरूरत तो पड़ेगी ही। सूरज सिंह कष्ट लेते होठ सिकोड़े कह उठा। सुजान सिंह की आंखों में
जल जले के भाव थे। भाई, इसमें कोई शक नहीं कि किन्नी जो भी है उसने हमें फांस लिया है। मेरे को मोना चौधरी से खतरा हो सकता है और तेरे को पुलिस से। जब तक कोई और रास्ता नजर नहीं आता तब तक तो उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल खंडाला छोड़ने का हमारा इरादा नहीं है। सूरज सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। मैं मालूम करूंगा कि यह औरत है कौन। बहरहाल मैं तो मोना चौधरी के पास हूँ, इसलिए देवराज चौहान की तरफ नहीं जा सकता, लेकिन तुम जा सकते हो। सुजान सिंह होठ भींचे सूरज सिंह को देखता रहा। किन्नी की बात तुम देवराज चौहान तक पहुंचाओगे। सुजान सिंह ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि मोबाइल फोन से सिग्नल मिलने लगा। उसी का फोन है, काम तुम्हें करना है, इसलिए तुम ही बात कर लो। कहने के साथ ही सूरज सिंह ने मोबाइल फोन सुजान सिंह की तरफ बढ़ाया। उसकी बात मना मत करना भाई, वह वास्तव में हमें फंसवा सकती है। अभी तो वक्त निकालो, बाद में इसे देख लेंगे। गुस्से से भरे सुजान सिंह ने मोबाइल फोन पकड़कर ऑन किया। हेलो। सुजान सिंह का स्वर फाड़ कर खा जाने जैसा था। पल भर को चुप्पी के बाद आवाज आई। सुजान सिंह? हाँ। सुजान सिंह शब्दों को चबाकर बोला। जानती है मेरे को? हीरा लाल ने बताया था। फिर भी हमसे पंगा ले रही है, सीधी हो जा। सुजान सिंह गुर्राया। हीरा लाल की जान तूने इसलिए ले ली कि वह असावधान था, तेरे को दोस्त समझ रहा था, और वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू उसे मार सकता है। किन्नी की आवाज में वहशीपन से भरे भाव आ गए। लेकिन मैं तेरे को शुरू से ही दुश्मन समझकर चल रही हूँ, इसलिए मेरी पीठ पर छुरा भोंकने का तेरे को चांस नहीं मिलेगा। जब तूने हीरा लाल को मारा मैं वहीं थी। झूठ, मैं वहीं थी, बाहर दरवाजे तक ही पहुंची थी कि यह सब हो गया। मैं अभी तक तेरे से शराफत के साथ पेश आ रही हूँ, नहीं तो तेरे को कब का उठवा कर तेरे टुकड़े करवा दिए होते। बात खत्म कर, मैं तेरे मुंह ज्यादा नहीं लगना चाहती। जगमोहन और सोहन लाल का सौदा करने के लिए देवराज चौहान के पास जाने को तैयार है कि नहीं? किन्नी की आवाज में दरिंदगी से भरे भावों की झलक मिल रही थी। सुजान सिंह दरिंदा सा लग रहा था। मैं तेरी बात लेकर उसके पास गया तो वह मेरे को मार देगा। नहीं मारेगा, उसे अपने साथियों की जरूरत है और पैसे की उसके पास कमी नहीं। बोल। ठीक है, जाऊंगा। आज ही? ठीक है। यह फोन अपने पास रखना, मैं वक्त वक्त पर तेरे से बात करती रहूंगी। बोलना क्या है देवराज चौहान से? सुजान सिंह सुलग रहा था। सिर्फ 50 लाख, दोनों का। जितने दिन वह देर करेगा उतने ही लाख बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन जगमोहन और सोहन लाल तेरे पास कैसे आए? तू है कौन? फालतू की बात नहीं, मैं रात को फोन पर तेरे से बात करूंगी कि देवराज चौहान ने तेरे से क्या कहा। इसके साथ ही दूसरी तरफ से लाइन काट दी गई। दांत किटकिटाते हुए सुजान सिंह ने मोबाइल फोन ऑफ करके जेब में डाला। सूरज सिंह सुजान सिंह को देख रहा था। इसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। सुजान सिंह गुर्रा उठा। नीलू महाजन और पारसनाथ शाम को 7 बजे डीलक्स होटल में पहुंचे। दोनों ने कमरा बुक करा लिया था। नहा धोकर फ्रेश हुए ही थे कि सूरज सिंह उनके पास पहुंच गया। सूरज सिंह ने रिसेप्शन से मालूम कर लिया था कि दोनों होटल में आ चुके हैं। नीलू महाजन पर नजर मारने के बाद सूरज सिंह ने पारसनाथ को देखा। बहुत जल्दी फिर हमारी मुलाकात हो गई। सूरज सिंह ने कोवे की चोट जैसी नाक को मसला। पारसनाथ ने अपने खुरदुरे चेहरे को रगड़ते हुए पूछा, यहाँ पर क्या हो गया है? कुछ नहीं, काम चल रहा है। मोना चौधरी का इस तरह हमें बुलाना जाहिर करता है कि बात काफी बढ़ गई है। यह बात तो मोना चौधरी से ही पूछना, मैं तो तुम लोगों को लेने आया हूँ। मोना चौधरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। सूरज सिंह बोला, जल्दी चलो। पारसनाथ ने महाजन को देखा। महाजन फौरन उठा, कपड़ों में फंसा रखी बोतल निकालकर तगड़ा सा घूंट भरा और उसे पुनः कपड़ों में फंसाकर अपना खास नीला कोट आगे कर लिया। सूरज सिंह ने होठ सिकोड़कर महाजन को देखा, फिर पारसनाथ से बोला, यह बोतल में पानी डाले रखता है या विस्की? नीलू महाजन ने कड़वी निगाहों से सूरज सिंह को देखा। बाहर जाने का रास्ता किधर है? महाजन बोला, उधर। सूरज सिंह की निगाह दरवाजे की तरफ घूमी। तो यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? निकल, हम तेरे पीछे आते हैं। मेरी कीमती विस्की को पानी का नाम देता है। पूरे 1200 रुपए की बोतल खरीदी है इसी डीलक्स होटल से। सूरज सिंह ने नीलू महाजन को देखा। चेहरे पर उखड़ापन आ गया था।
मेरे खूबसूरत चेहरे को फिर देख लेना। अभी मोना चौधरी के पास चलो। सूरज, पारसनाथ का स्वर सपाट था। चलो। इसे बात करने का ढंग नहीं आता? सूरज सिंह ने उखड़े भाव से पूछा। यह ऐसे ही बात करता है, पारसनाथ ने टालने वाले लहजे से कहा। कमाल है, ऐसे ही बात करता है तो आज तक किसी ने इसके हाथ पांव नहीं तोड़े। सूरज सिंह ने तीखे स्वर में कहा। नीलू महाजन व्यंग भरे ढंग से हंस पड़ा। तेरे जैसे 5-7 गधे ऐसी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनके ही हाथ पांव बेकार हो गए। सूरज सिंह ने फौरन अपने पर काबू पाया। वह झगड़ा करने नहीं आया था। ये दोनों मोना चौधरी के साथी थे और इस वक्त पारसनाथ जैसा खतरनाक इंसान भी वहां मौजूद था। ठीक है, ठीक है। नीलू महाजन उसके चेहरे के भावों को देखकर बोला। यह बात फिर कभी कर लेंगे। तेरे मन में जो आ रहा है अब समझ रहा हूँ। अब यहाँ से चलने की कर। सूरज सिंह के होठों पर जहरीली मुस्कान उभरी। फिर पलटकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मोना चौधरी ने पारसनाथ और नीलू महाजन को सारे हालात से वाकिफ करा दिया। पारसनाथ और महाजन के चेहरे पर गंभीरता नाचने लगी। पारसनाथ ने पैंट में फंसी बोतल निकालकर 2 घूंट भरे, फिर बोतल टेबल पर रख दी। पास में जुबेर सिंह और सूरज सिंह मौजूद थे। बेबी, महाजन बोला, देवराज चौहान की वजह से मामला गंभीर हो गया है? हाँ, मोना चौधरी ने कश दिया। अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि अमित को 1 महीने के भीतर रूपक लाल चंदोलिया के हवाले करना है और उस 1 महीने में से 12 दिन गुजर चुके हैं। जब तक देवराज चौहान सामने रहेगा तब तक अमित को हासिल करने में दिक्कतें आएगी और मैं नहीं चाहती कि उन दिक्कतों का सामना करते हुए बाकी के 18 दिन भी बीत जाएं। पारसनाथ ने सिगरेट सुलगाई। तुम करना क्या चाहती हो? पारसनाथ ने सपाट स्वर में पूछा। मैं अकेली 2 काम नहीं कर सकती क्योंकि मुकाबला देवराज चौहान से है। कहते हुए मोना चौधरी के चेहरे पर दरिंदगी के भाव छाते चले गए। देवराज चौहान को खत्म किए बिना इस काम में सफल नहीं हुआ जा सकता, ऐसा मुझे महसूस हो चुका है। इसलिए मैं जुबेर सिंह और सूरज सिंह के साथ मिलकर देवराज चौहान को खत्म करूंगी। उधर देवराज चौहान भी मुझे खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा। हम दोनों एक दूसरे से उलझने जा रहे हैं। ऐसे में तुम दोनों अमित को तलाश करके अपने कब्जे में करोगे। वह फार्म वाले बंगले में ही कहीं है। पारसनाथ और नीलू महाजन की नजरें मिली। मोना चौधरी का चेहरा क्रोध से तप रहा था। इस काम को आसान मत समझना, क्योंकि बंगले पर देवराज चौहान के सब साथी सतर्क हैं। अमित तक पहुंचने के लिए तुम दोनों के सामने कैसी भी स्थिति आ सकती है, वह हम निपट लेंगे। महाजन ने बोतल उठाकर घूंट भरा। अमित का हुलिया कैसा है? देखने में वह कैसा लगता है? पारसनाथ ने सपाट स्वर में पूछा। मोना चौधरी ने अमित का हुलिया इस बारीकी से बताया कि दोनों को लगा जैसे उसकी तस्वीर देख रहे हैं। अब पारसनाथ और महाजन अमित को देखते ही पहचान सकते थे। काम तो हमें करना ही है, पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन देवराज चौहान जैसे इंसान के खिलाफ लड़ना खास पसंद नहीं आया। मोना चौधरी के दांत भिंच गए। पसंद तो मुझे भी नहीं था, लेकिन कभी कभी ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जो पसंद नहीं होते। बेबी, महाजन बोला, वो फकीर बाबा वाली बात तुम क्या कह रही थी? एकाएक मोना चौधरी के होठों से गहरी सांस निकली। मैं नहीं जानती कि वह कौन है। 2 बार उससे मुलाकात हो चुकी है। वह जाने कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। मोना चौधरी की आवाज़ में बेचैनी भर आई थी। पहली बार मिला तो उसने बताया कि बहुत जल्द देवराज चौहान नाम के इंसान से टक्कर होने वाली है और इस टक्कर में एक ही बचेगा। मैंने इस बात को खास गंभीरता से नहीं लिया और फिर हालात ऐसे होते चले गए कि देवराज चौहान और मुझ में मौत और जिंदगी की खाई आ गई। तब फकीर बाबा फिर सामने आया। देवराज चौहान को देवा कह रहा था और मुझे मिन्नो कहकर पुकारा। वह बोला कि तुम्हें 3 जन्मों से मना करता आ रहा हूँ कि मत लड़ो, लेकिन हर जन्म में तुम लोगों की लड़ाई का अंत दोनों की मौत के साथ होता है, लेकिन इस बार एक मरेगा और एक जिंदा रहेगा। 3 जन्म? महाजन के होठों से निकला। हाँ, बोलता था मैं फिर आऊँगा, 3 जन्मों की दास्तान बताऊँगा। उसका यह भी कहना था कि हमारी लड़ाई की वजह से उसे मुक्ति नहीं मिल रही, वह भटक रहा है। हम बार बार मरकर जन्म ले रहे हैं और वह
तब का ही जिंदा है। शायद हमारे 3 जन्मों से। और भी कई बातें कह रहा था जो कि मुझे ठीक से याद नहीं। पल भर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। तुम इन बातों पर विश्वास करती हो? पारसनाथ ने पूछा। नहीं, मोना चौधरी गंभीर थी, लेकिन उस फकीर बाबा की बात पर अविश्वास नहीं करती। मुझे पूरा यकीन है कि वह जो कह रहा है सच है, क्योंकि उसने जो भी कहा है वह सभी सच निकला है। आज सुबह वह मुंबई में तब पास आया जब मैं और देवराज चौहान आमने सामने खड़े थे। उसने कहा कि कालू राम भी आ गया है और हर जन्म में तुम दोनों की लड़ाई में घी देने का काम करता है, लड़ाई भड़काता है। लेकिन अभी तक मेरी मुलाकात किसी कालू राम से नहीं हुई, होगी भी नहीं, पारसनाथ ने सपाट लहजे में कहा, क्योंकि वह बाबा कोई ढोंगी है। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, उन्हें कमरे में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। सबकी निगाहें तेजी से उस तरफ घूमी। वहां फकीर बाबा खड़ा था। वही मैले से कपड़े, आपस में चिपक कर बाल किसी रस्सी के टुकड़े जैसे लग रहे थे। चेहरे पर झुर्रियां, नंगे पांव, लेकिन आंखों में ऐसा तेज था कि एक बार की उन निगाहों का सामना करना कठिन हो रहा था। बाबा, मोना चौधरी के होठों से निकला। जुबेर सिंह और सूरज सिंह आंखें सिकोड़े फकीर बाबा को देखने लगे थे। नीलू महाजन ने जल्दी से टेबल पर रखी बोतल उठाकर तगड़ा घूंट भरा। फकीर बाबा की एक टक निगाह पारसनाथ पर थी। तुझे भी आना था परसों। तेरे आए बिना यह लड़ाई कैसे पूरी होती? मैं जानता था कि तू बहुत जल्द आने वाला है। कहने के साथ ही फकीर बाबा की निगाह महाजन पर गई। नशा करना नहीं छोड़ा तूने? समझा समझा कर थक गया था तेरे को, लेकिन तू चुपके से कर ही लेता था। कब? हैरानी में पड़े महाजन के होठों से निकला। 3 जन्म पहले की बात बता रहा हूँ। तब मैं जिंदा था? महाजन ने हड़बड़ी में पूछा। फकीर बाबा के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। बातें बनाता रहेगा और अपना काम निकालता रहेगा। फकीर बाबा ने मोना चौधरी को देखा। मिन्नो, अभी भी वक्त है, संभल जा, अपने कदम यहीं रोक ले। कालू राम आ चुका है, तू उसके सामने पड़ने वाली है। वह तेरे को और देवा को बर्बाद कर देगा, जैसे कि हर जन्म में करता आ रहा है। तुम दोनों की लड़ाई का वह फायदा उठाता रहा है। किसी जन्म में तो मेरी सलाह मान लो। मोना चौधरी के होठ हिले, लेकिन कुछ कह न सकी। नहीं मानेगी तू मेरी बात? बाबा, मोना चौधरी के होठों से निकला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। अब समझ आ रहा है, अब समझ रही हो, लेकिन हर बार की तरह तुम अपने कदमों को वापस नहीं लेना चाहती, उन्हें रोकना नहीं चाहती। जो होना है वह होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। फकीर बाबा की आवाज में अफसोस के भाव थे। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर भीतर से सिटकनी लगी हुई थी। ठहरो, एकाएक जुबेर सिंह होठ खींचकर बोला। फकीर बाबा ने ठिठक कर जुबेर सिंह को देखा। तुम कोई ढोंगी हो, जानबूझकर हमें तंग कर रहे हो। फकीर बाबा पुनः पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जुबेर सिंह ने फकीर बाबा पर झपटना चाहा, लेकिन वह आगे न बढ़ सका। उसके कदम जैसे फर्श से चिपक कर रह गए। रत्ती भर भी कदम नहीं उठा पाया। जुबेर सिंह को समझ नहीं आया कि उसके पांव को क्या हो गया है। देखते ही देखते फकीर बाबा ने सिटकनी हटाकर दरवाजा खोला तो बाहर रुस्तम राव को खड़ा पाया। रुस्तम राव बाबा को इस तरह सामने पाकर ठगा सा रह गया। सुबह जब मुंबई में मिला था तभी से सोच रहा था कि बाबा का चेहरा और आवाज उसने कहाँ सुनी है, जबकि रुस्तम राव को इस बात का भी पूरा यकीन था कि कम से कम इस जन्म में वह फकीर बाबा को कभी नहीं मिला। रुस्तम राव को देखते ही फकीर बाबा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभर आई। आ गया तू? वाह! हक्के बक्के से रुस्तम राव के होठों से निकला। बच्चा होकर भी तू कभी बच्चा नहीं बना, हमेशा बड़ों से बढ़कर काम करता रहा। फकीर बाबा का स्वर शांत था। अब तो मिन्नो को कालू राम के पास ले जाने के लिए आया है। रुस्तम राव के होठ हिलकर रह गए। चला जा यहाँ से, बात आगे मत बढ़ा। देवा और कालू राम के मामले में मिन्नो को मत ला। हर जन्म में मैं तेरे को समझाता रहा हूँ कि मिन्नो और कालू राम को आमने सामने मत पड़ने दे, इन्हें दूर रख। लेकिन तू किसी जन्म में मेरी बात नहीं माना, इस बार तो मान जा। इससे क्या होगा बाबा? रुस्तम राव के होठों से निकला। बात बढ़ जाएगी। फकीर बाबा की आंखों में सुर्खी उभरी। फिर वही होगा
जो हर जन्म में होता आया है। बात तो अब भी पड़ी हुई है बाबा। कालू राम ने देवराज चौहान को बेबस कर रखा है। देवराज चौहान कब तक कालू राम के इशारे पर रहेगा? आखिर कभी तो तंग आकर। देवा की फिक्र मत कर, वह सब ठीक कर लेगा। मेरी बात मान, मिन्नों को कालू राम के पास मत ले जा। रुस्तम राव कई पलों तक उलझा सा, परेशान सा फकीर बाबा को देखता रहा। एक बात बताओगे बाबा? पूछ। तुम जो कहते हो उसका मतलब मैं नहीं समझ पाता। यह कालूराम कौन है? तुम किन 3 जन्मों की लड़ाई की बात कर रहे हो? तुम कई बातें ऐसी कह रहे हो कि अभी कुछ मत पूछ, बताने का वक्त नहीं आया। फकीर बाबा ने हाथ उठाकर कहा। वक्त कब आएगा बाबा? जब तुम सब लोगों की लड़ाई समाप्त हो जाएगी, मेरे मुताबिक सब ठीक हो जाएगा, तो तब तुम्हें बीते जन्मों की दास्तान बताऊंगा कि हर जन्म में तुम सबका यह झगड़ा क्यों हो रहा है। कहते हुए फकीर बाबा की आवाज में उदासी आ गई। सच बात तो यह है कि यह झगड़ा 3 जन्म पहले मेरी गलती से ही हुआ था और अब उसी गलती के कारण 3 जन्मों से भटक रहा हूँ, जिंदा का जिंदा चला रहा हूँ। तुम लोग मरकर बार बार जन्म लेते हो और मैं उसी शरीर का बोझा ढोता फिर रहा हूँ। गुरुवर के शाप से तुम लोग ही मुझे मुक्त करा सकते हो। देवा और मिन्नो करा सकते हैं। तभी तो तुम लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, झगड़ा बंद कर दो, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। गुरुवर ने ठीक ही कहा था कभी कि तुम अपनी ही लगाई आग में सुलगोगे। जितना भी बुझाने की चेष्टा करोगे, आग उतनी ही ज्यादा भड़केगी। रुस्तम राव ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। बाबा, तुम्हें देखने पर, तुम्हारी आवाज सुनने पर मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा सुना है, जबकि मैंने तुम्हें पहले कभी भी देखा सुना नहीं। यह बीते जन्मों का असर है। तुम इस माया को नहीं समझोगे। जा, वापस जा। रुस्तम राव वहीं खड़ा फकीर बाबा को देखता रहा। नहीं जाएगा? फकीर बाबा की आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। बाबा, मोना चौधरी को कालू राम के पास ले जाना जरूरी है। वह बस। फकीर बाबा ने हाथ उठाकर कड़क स्वर में कहा। मिल गया मुझे तेरा जवाब। हर जन्म में ऐसा ही कहता है, नहीं मानता मेरी बात। कहने के साथ ही फकीर बाबा रुस्तम राव की बगल से निकला और तेजी से आगे बढ़ता चला गया। रुस्तम राव ने उलझी सी निगाहों से कमरे के भीतर निगाह मारी, फिर पलटकर बाबा की तरफ देखा, लेकिन फकीर बाबा कहीं भी नजर नहीं आया। हर तरफ गहन अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। रुस्तम राव के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। वह कमरे के भीतर आ गया। जुबेर सिंह के पांव, जो कि बाबा की तरफ बढ़ते वक्त फर्श से चिपक गए थे, अब ठीक हो गए थे। क्या कह रहा था बाबा? रुस्तम राव के भीतर आते ही नीलू महाजन ने पूछा। कुछ नहीं। रुस्तम राव वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता था। कालू राम को वह बोलकर आया था कि 1 घंटे में वापस आ रहा है, मोना चौधरी के साथ। कुछ नहीं। महाजन ने उसे घूरा। तू कौन है? यह सूरज सिंह ने कोवे की चोंच जैसी नाक को मसलते हुए कहा। वही नकली अमित है। ओह! महाजन ने बोतल उठाकर घूंट भरा। तो यह है पहुंचे हुए जनाब। मोना चौधरी कठोर निगाहों से रुस्तम राव को घूर रही थी। रुस्तम राव ने मोना चौधरी को देखा। तुम तो सुबह देवराज चौहान के साथ चले गए थे। मोना चौधरी एक एक शब्द चबाकर बोली। हाँ, अब भी फार्म वाले बंगले पर ही हूँ। देवराज चौहान भी वहीं है। रुस्तम राव ने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान के साथ जाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि नकली अमित बनने के बदले उसने मेरी बीमार माँ का इलाज कराना था, पैसा देना था। लेकिन अब बोलता है कि अभी उसके पास पैसा नहीं है। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। मैं नहीं जानती कि तुम झूठ कह रहे हो या देवराज चौहान। मेरा इन बातों से कोई मतलब नहीं। तुम में इतनी समझ होनी चाहिए थी कि दोबारा मेरे काम में नहीं पड़ना चाहिए था। इसे तो सुबह ही खत्म कर देना चाहिए था। सूरज सिंह दांत भींचकर बोला। रुस्तम राव के दांत भींच गए। उसने खा जाने वाली निगाहों से सूरज सिंह को देखा। बाप! रुस्तम राव कुर्राया। सीधा रहकर बात कर। अब उनको गुस्सा आ गया तो तेरे को बचाने वाला भी कोई नहीं मिलने वाला। एक ही बार में अपुन तेरे को बरोबर कर देगा। वाह! नीलू महाजन हंसा। लड़का दिल वाला है। सूरज सिंह के होठों से गुर्राहट निकली। वह रुस्तम राव पर झपटा। तभी जुबेर सिंह ने उसकी कमीज को पकड़कर उसे रोका। क्या कर रहा है? जुबेर सिंह के माथे पर बल पड़े।
मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह दिमाग खराब हो गया है तेरा। कहाँ तू, कहाँ वह बच्चा है और तू शातिर है। जुबेर सिंह ने झाड़ने वाले अंदाज में कहा। अगर बहादुरी ही दिखानी है तो किसी बड़े के आगे दिखा। इसकी बकवास नहीं सुनी। कहता है तूने सुना नहीं कि वह बच्चा है। बच्चा ना होता तो सबके बीच ऐसा कहता। रुस्तम राव के होठों पर शांत सी मुस्कान उभरी। सूरज सिंह गुर्राकर रुस्तम राव को देखने लगा। बाप, रुस्तम राव सिर को झटका देकर कह उठा। अभी ठंडा रहे, जब मौका मिलेगा तब अपन दोनों एक दूसरे को बाहों में उठाकर भार चेक कर लेगा। सूरज सिंह पुनः गुर्राकर रह गया। जुबेर सिंह ने उसकी कमीज छोड़ दी। मोना चौधरी कठोर निगाहों से रुस्तम राव को देखे जा रही थी। तुम्हें देवराज चौहान ने भेजा है? मोना चौधरी के होठों से भिचा सा स्वर निकला। नहीं बाप, रुस्तम राव ने मोना चौधरी को देखा। देवराज चौहान को तो हवा भी नहीं कि अपन इधर को आयला है। वो तो खुद ही फसेला है। उसकी किस्मत ने बरोबर साथ नहीं दिया। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। क्या कहना चाहते हो? फार्म वाले बंगले पर एक बड़ा बाप आयला है। उसने देवराज चौहान की जान को अपनी मुट्ठी में पकड़ेला है। जैसे स्टोरी में सुनेला था कि राक्षस की जान तोते में फसेला है। मोना चौधरी रुस्तम राव को देखती रही। वांदा ये है बाप कि उस बड़े बाप ने जगमोहन और सोहन लाल को कहीं पर कैद करेला है। बड़ा बाप उससे बोलता है कि तू अपन की बात मान, नहीं तो उन दोनों को हम जान से बरोबर कर देगा। ऐसे में देवराज चौहान मजबूर होएला। इससे भी ज्यादा एक बात और है बाप। मोना चौधरी ने सिगरेट सुलगाई। बड़े बाप ने अमित को भी छिपाएला है। शतरंज का सब बाजी उसके हाथ में फसेला है। देवराज चौहान भूखे शेर की बरोबर उस पर नजरें टिकाएला है, पर कुछ नहीं होएला। वह फसेला है। मोना चौधरी के होठ सिकुड़ गए। अब तुम फिर झूठ बोलकर मुझे किसी नई चाल में फंसाना चाहते हो? मोना चौधरी ने कड़वे स्वर में कहा। अपन झूठ नहीं बोलता है, एकदम परफेक्ट बोला है, भगवान कसम। वहां सब बड़े बाप के हाथ पांव दबाएला है। वो बहुत खतरनाक इंसान है बाप। जेल से भाग कर आयला है। 20-30 खून करेला है। वह फांसी वाला मुजरिम है। 7.25 फीट का। देखकर ही हवा सरकेला है। पर अपन ने उसको फ्रेंड बनाएला है। वो बोला अपन तेरे को देवराज चौहान से रोकड़ा ले देगा। मोना चौधरी के चेहरे पर अभी भी सख्ती नाच रही थी। तुमने पहले भी मेरे सामने इस तरह झूठ बोला था कि मुझे सच लगा। मैं धोखे में आ गई। शायद इसलिए कि 16 साल का मासूम सा नजर आने वाला लड़का ऐसा झूठ नहीं बोल सकता। और अब फिर तुम। इस बार अपन सच बोला है, भगवान कसम। मोना चौधरी रुस्तम राव को घूरती रही। रुस्तम राव के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। मुझे इन बातों से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉफिट तो तुझे होएला है बाप। रुस्तम राव बोला। क्या? वो कालू राम बोलता है अमित को मोना चौधरी के हवाले करेला, उसे लेकर आ। कालू राम नाम का जिक्र आते ही मोना चौधरी चौंकी। जुबेर सिंह और सूरज सिंह की आंखें भी सिकुड़ी। नीलू महाजन ने पारसनाथ पर निगाह मारी। पारसनाथ का चेहरा सपाट था। कालू राम? मोना चौधरी के होठों से निकला। वो बड़ा बाप कालू राम ही तो होएला है। पल भर के लिए वहां गहरी खामोशी छा गई। मोना चौधरी के होठ भिजे हुए थे। चेहरा कठोर नजर आने लगा था। आंखों से सख्ती सी झलकने लगी थी। उसी फकीर बाबा के कहे शब्द याद आ रहे थे कि कालू राम आ चुका है, जो हर जन्म में तुम लोगों की लड़ाई में घी का काम करता है, झगड़े को बढ़ावा देता है। बोलो बाप। रुस्तम राव बोला। अपन को कालू राम यहाँ भेजेला है। वो बोला अपन अमित को मोना चौधरी के हवाले करेगा। वो सच बोलता है बाप। मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। वो अमित मेरे हवाले क्यों करेगा? कल रात जब तुम अपन को अमित समझकर ले गया तो कालू राम वहीं था। वो तुमको देखा और बोला अपन को मोना चौधरी बढ़िया लगा। अमित को मोना चौधरी के हवाले करके मोना चौधरी को खुश करेगा बाप। इसी वास्ते उसने मुझे यहाँ भेजा है। रुस्तम राव ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। अब ये मत बोलना बाप कि अपन झूठ बोलता है, भगवान कसम अपन सच बोलता है। मोना चौधरी रुस्तम राव को घूरती रही। रुस्तम राव के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। झूठ बोलता है यह, सूरज सिंह कह उठा। यह सब देवराज चौहान की चाल है। मोना चौधरी को धोखे से बुलाकर इसे खत्म करने की चाल है यह। मैं?
सूरज सिंह, देवराज चौहान जब चाल चलेगा तो इतनी घटिया नहीं चलेगा। मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अगर यह चाल है तो बहुत घटिया है। तुम्हारा मतलब कि यह सच कह रहा है? जुबेर सिंह कह उठा। मैं यह भी नहीं कहती। मोना चौधरी के चेहरे पर सोच के भाव थे। अगर यह देवराज चौहान की चाल है मुझे खत्म करने की, तो उसकी चाल कामयाब नहीं होगी। अगर चाल नहीं है, यह सच कह रहा है, तो यह बात भी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। अपुन सच बोला है बाप, भगवान की कसम। इसका मतलब तुम इसके साथ जाओगी? सूरज सिंह के दांत भिंच गए। हाँ, मोना चौधरी की आवाज में मौत के सर्द भाव थे। इसकी बातों में मत फंसो। सूरज सिंह चीख सा उठा। जगमोहन और सोहनलाल किसी कालू राम के कब्जे में नहीं है, तो वह अमित के बारे में भी झूठ बोल रहा है। क्या पता वहां कोई कालू राम है भी या नहीं। मैं कहता हूं कि यह देवराज चौहान की चाल है, तुम्हें मौत के घाट उतारने की। मोना चौधरी ने सूरज सिंह को देखा। यह भी हो सकता है कि यह सच कह रहा हो। सूरज सिंह का चेहरा गुस्से से धधक रहा था। यह झूठ बोलता है। मैं यह बात मानता हूँ कि जगमोहन और सोहनलाल फार्म वाले बंगले पर नहीं है। शायद वे किसी की कैद में है, लेकिन वे उस कालू राम के कब्जे में नहीं है। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। उसने सूरज सिंह के धधकते चेहरे को देखा। तुम कैसे जानते हो इस बात को? दिन में मैं भाई से मिला था, यह बात उसने मुझे बताई थी। सूरज सिंह गुर्राया। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए कि जिसके पास जगमोहन और सोहनलाल है, वह मेरे भाई के माध्यम से देवराज चौहान से उनका सौदा करना चाहता है। मेरे भाई की कोई कमजोरी उसके पास है कि भाई उसकी बात से इनकार नहीं कर सकता। सूरज सिंह खतरनाक स्वर में कह उठा। कौन है वह जिसके पास जगमोहन और सोहनलाल हैं? मैं उसके बारे में नहीं जानता। सूरज सिंह किसी भी हालत में किन्नी नाम का जिक्र नहीं करना चाहता था कि कहीं गुस्से में किन्नी उसे न फंसा दे। नहीं जानते या बताना नहीं चाहते। मोना चौधरी ने तीखे स्वर में कहा, कुछ भी समझ लो, हम जो कर रहे हैं उससे इस बात का कोई वास्ता नहीं, और बताकर मैं भाई को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। सूरज सिंह ने कहा। मोना चौधरी ने कष्ट लेकर सिगरेट ऐश ट्रे में मसल दी। रुस्तम राव उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। तुम्हारा भाई सौदा कैसे करेगा? मोना चौधरी ने पूछा। वह देवराज चौहान के पास बात करने जाएगा। मोना चौधरी ने नीलू महाजन और पारसनाथ को देखा। रुस्तम राव की आधी बात तो सच हो गई कि जगमोहन और सोहनलाल किसी की कैद में हैं, लेकिन अमित के बारे में खुलासा नहीं हुआ कि वह किसके पास है। हो सकता है वह कालू राम के पास ही हो। रुस्तम राव के लिए यह नई बात थी कि जगमोहन सोहनलाल कालू राम के पास नहीं, बल्कि किसी और की कैद में है, और रिहाई के लिए उनके सौदे की बात भी शुरू होने वाली है। बेबी, हमें इस लड़के के साथ वहां चलना चाहिए। जरूरत पड़ी तो देख लेंगे देवराज चौहान को। मैं भी चलने का फैसला कर चुकी हूँ। मोना चौधरी की आवाज में सख्ती आ गई थी। लेकिन बाप, कालू राम ने तुम्हें अकेले आने को बोला है। रुस्तम राव बोला। बेबी के साथ मैं जाऊंगा। नीलू महाजन कड़वे स्वर में रुस्तम राव को देखता कह उठा। नहीं मंजूर तो भाग जा यहाँ से। कालू राम से हम खुद ही वसूल कर लेंगे अमित को। रुस्तम राव के होठों पर मुस्कान उभरी। ठीक है बाप, तुम्हारा साथ चलना मैं कालू राम को समझा लूंगा। रुस्तम राव बोला। लेकिन एक बात बोल बाप, तू इतनी लंबी चौड़ी को बेबी क्यों बोलता है? बेटे, नीलू महाजन बोतल से घूंट भरकर व्यंग से कह उठा। जब तू इसे बाप बोल सकता है तो मैं बेबी क्यों नहीं कह सकता? बोल ले बाप, क्या वांदा है? अपुन का क्या जाता है? रुस्तम राव मुस्कुराया। तभी पारसनाथ बोला। तुम्हारा वहां अकेले जाना ठीक नहीं। पारसनाथ की नजरें मोना चौधरी के चेहरे पर थी। मैं साथ हूँ, फिक्र क्यों करता है? महाजन कह उठा। तुम्हारी बात ठीक है, मोना चौधरी गंभीर स्वर में कह उठी। लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। अगर मुझे बुलावा भेजना देवराज चौहान की चाल नहीं है तो फिर कोई खतरा नहीं। मैं इसमें देवराज चौहान का बुलावा बीच में नहीं है बाप। रुस्तम राव कह उठा। जुबेर सिंह भिजी दांतों से कह उठा। पारसनाथ ठीक कहता है, वहां अकेले जाना ठीक नहीं। कुछ भी हो मैं जाऊंगी। अब इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। मोना चौधरी ने फैसले वाले स्वर में कहा। यह भी तो हो सकता है कि हम साथ चलें और बंगले से दूर रहें। सूरज सिंह बोला। अगर हम जरूरत महसूस करें, गड़बड़ महसूस करें,
तो वहाँ आ पहुँचे। मैं और महाजन ही वहाँ जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, मोना चौधरी ने दृढ़ता भरे स्वर में कहा। बरोबर बोला बाप, रुस्तम राव कह उठा। अभी चलो, कालूराम वेट करता होगा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।